नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर और आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले हैं बंगाल राज्य के उदय के बारे में। हम पढ़ रहे हैं मूलतः जो हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश के पतन के पश्चात जो भारत में बाबर के आगमन तक यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना तक क्षेत्रीय शक्तियों का विकास किस तरीके से होता है उसमें हम बंगाल राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में पढ़ा कि बंगाल सबसे समृद्ध राज्य रहता है भारत का और सबसे उपजाऊ क्षेत्र रहता है। इस क्षेत्र को लेकर कई शासक जो आपस में संघर्षरत रहते हैं और वहाँ पर कई स्थानीय शासकों और केंद्रीय सत्ता के मध्य भी संघर्ष चलता रहता है। तो बंगाल की बात की थी हमने, जो बंगाल भारत के पूर्वोत्तर जो दिशा है उसमें स्थित है और बंगाल में बात की जाए तो वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो भी उस समय सम्मिलित था और बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के काफ़ी क्षेत्र जो इसमें सम्मिलित थे बंगाल प्रांत में। और ये जो समृद्ध प्रांत है हमेशा शासकों की नज़र में रहता था और यहाँ पे चाहे मुस्लिम शासक हो चाहे ब्रिटिश शासक हो, उनके द्वारा जो बंगाल पे सर्वप्रथम आधिपत्य स्थापित किया जाता है। तो हमने जैसा कि पढ़ा था तो 1205 ईस्वी में अगर बात की जाए तो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था और उसके द्वारा बात की जाए तो जो नदिया यहाँ की राजधानी रहती है बंगाल की, वहाँ लक्ष्मण सेन शासक होता है, उसे पराजित करके जो बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है और बंगाल वहाँ उस समय से हमेशा जो मुस्लिम शासकों के अधीन रहता है। यहाँ पे मुस्लिम शासकों का ही शासन देखने को मिलता है। तो हमने बात की थी हाजी इलियास। जो हाजी इलियास की बात की जाए तो 1345 ईस्वी से लेकर 1357 ईस्वी तक उनके द्वारा शासन किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो बंगाल प्रांत की स्थापना उनके द्वारा कर दी जाए। बंगाल के जो प्रशासनिक क्षेत्र से लखनौती है या सोनारगांव है, इन तीन क्षेत्रों में जो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा विभाजित किया गया उनको एकीकृत कर दिया जाता है और एक बंगाल राज्य का स्वरूप उसके द्वारा दे दिया जाता है। उसके पश्चात हाजी इलियास की बात करें तो उसका पुत्र सिकंदर रहता है। सिकंदर और इन्हीं समय के दौरान जो फिरोज शाह तुगलक के मध्य और हाजी इलियास के मध्य और सिकंदर के मध्य काफ़ी संघर्ष होता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो बंगाल को अधीन करने में असफल रहता है। उसके किए गए सैनिक अभियान भी असफल रहते हैं। उसके पश्चात हाजी इलियास सिकंदर के पश्चात कई शासक होते हैं और उनमें जो अंतिम शासकों के बारे में हम पढ़ रहे थे जिसमें गणेश जो हिंदू जमींदार और शासक था उसके समय, और वह अपने पुत्र जादू जलालुद्दीन मुहम्मद शाह जिसके द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाता है, वह बंगाल का शासक बन जाता है। उसके पश्चात कई निर्बल 2-3 उत्तराधिकारियों के द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात बात की जाए जहां हमने पीछे की क्लास में छोड़ा, उसके पश्चात जो हाजी इलियास के पुत्र यानी पोते के द्वारा पुनः है जो इलियास वंश की स्थापना की जाती है और उसके पश्चात बंगाल में किन किन शासकों के द्वारा शासन किया जाता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हाजी इलियास के पुत्र की बात करें तो नासिरुद्दीन जो इसके द्वारा जो पुनः बंगाल में बात की जाए तो बंगाल में इलियास वंश की स्थापना कर दी जाती है और 1443 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। हाजी इलियास का पुत्र था नासिरुद्दीन और इनके द्वारा पुनः इलियास वंश की स्थापना कर दी जाती है। इससे पहले जो हिंदू जमींदार की बात करें तो गणेश और उसके पुत्र जो जादू जिसे जलालुद्दीन मुहम्मद शाह भी कहते हैं जिसने धर्म परिवर्तन, उनके उत्तराधिकारियों द्वारा शासन किया गया। और समय समय पर बात की जाए तो कई अन्य जो सूबेदारों या जो सैनिकों के द्वारा जो यहाँ पे जो राज्य मिरास का हमने उल्लेख किया था बाबर के द्वारा बताया गया, यहाँ वंशानुगत जो प्रतिनिधि या शासक नहीं मिलते हैं, जिससे शासक की शक्ति क्षीण हो जाती है तो दूसरे शासक के द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता था और बंगाल में यह अव्यवस्था और अराजकता रहती है। तो समय और अवसर पाते हुए जो शक्तिशाली जो सेनापतियों के द्वारा शासन किया जाता है। हालांकि बंगाल क्षेत्र के इतिहास के बारे में बात की जाए तो बंगाल क्षेत्र का इतिहास अपने को व्यवस्थित नहीं मिलता है और यहाँ पे जो कालक्रमानुसार शासकों का विवरण भी देखने को नहीं मिलता है। और भारतीय इतिहास में इनका बात किया जाए
तो विशेष शासकों के अलावा अन्य शासकों का इतना उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो हमें बंगाल प्रांत के बारे में कोई ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ना होगा, यहाँ पे एक सामान्य जानकारी के तौर पे पढ़ना होगा। अब नासिरुद्दीन के पश्चात बारबकशाह शासक बनते, इनके द्वारा 1460 ईस्वी से लेकर 1471 ईस्वी तक शासन किया जाता है। और इनके समय में जो विशेष घटना घटित होती है वो होती है कृतिवास व्यक्ति होता है वहाँ का बंगाल का, उसके द्वारा क्या किया जाता है, लेखक के द्वारा रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जाता है। और इसी रामायण को अगर बात की जाए तो इसी रामायण को बंगाल की बाइबल कहा जाता है, यानी धर्म ग्रंथ कहा जाता है। तो ये विशेष महत्वपूर्ण बात होगी। यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी आप देख सकते हो, कई जगह क्वेश्चन पुटअप होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और इतिहास विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये विशेष है, जहाँ आगे जाकर जिन विद्यार्थियों का उद्देश्य हो पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, इतिहास विषय में MA करने का, तो यहाँ जो कृतिवास के द्वारा रामायण का जो बांग्ला में अनुवाद किया जाता है, और इसी जो रामायण को बंगाल की बाइबल भी कहा जाता है। यहाँ बारबकशाह के द्वारा साहित्य को, बंगाली साहित्य को खूब प्रोत्साहन दिया जाता है, और ये एक अच्छे और योग्य शासक रहते हैं। फरिश्ता ने उल्लेख किया है कि इसके समय बात की जाए तो बारबकशाह के पास कई अबिसिनियाई और जो हबसी गुलाम जिसे दास कहते हैं, ये दास लोग खूब थे, और इन्हीं दासों का धीरे धीरे वर्चस्व है जो बढ़ता जाता है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ता जाता है। और बारबकशाह के पश्चात यहाँ बंगाल में जो अराजकता और अव्यवस्था देखने को मिलती है, और अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण जो इन दासों के अधिकार में धीरे धीरे जाकर जो बंगाल की सत्ता आ जाती है। दासों के द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू उसी के समय कर दिया जाता है। उसके पश्चात कई बारबकशाह के बाद अगर बात की जाए तो ये जो शमसुद्दीन यूसुफ शाह शासक बनते 1774 से 81, इनका कोई विशेष उल्लेख हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। और उसके पश्चात बात करें तो सिकंदर द्वितीय है जो 1781 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक यहाँ शासक बनते। सॉरी, यहाँ पे 1400 होगा जो मैंने भूलवश कर दिया है। यहाँ 1474 से लेकर 81 ईस्वी तक रहते हैं। यहाँ बात की जाए तो 1481 ईस्वी से लेकर 86 ईस्वी तक इन शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। इनका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है, इस वजह से इनका कोई काफ़ी उल्लेख अपने को देखने को नहीं मिलता है। इनके पश्चात एक हबसी गुलाम पुणे जो यहाँ बंगाल के सिंहासन पर बैठता है, और उसके द्वारा जो ये बारबकशाह वाली उपाधि है धारण की जाती है हबसी गुलाम के द्वारा। 1486 से 90 ईस्वी तक इनके द्वारा बंगाल में शासन किया जाता है। और सिकंदर द्वितीय जो बारबकशाह का उत्तराधिकारी था, उसे मारकर इसके द्वारा बंगाल पर अधिकार कर लिया जाता है, और कुछ समय तक ये उसे हबसी गुलाम के द्वारा अपने आप को स्वयं बारबकशाह नाम से सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। इसके पश्चात एक गुलाम पुनः शासक बनता है जिसे हम सिद्धिबद्र कहते हैं। ये भी हबसी का मतलब यहाँ पे गुलाम ही होता है, गुलाम या दास को हबसी कहा जाता है। इनके द्वारा 1490 ईस्वी से लेकर 93 ईस्वी तक जो शासन किया जाता है। और इस गुलाम के पश्चात बात की जाए तो अलाउद्दीन हुसैन शाह नाम के एक सुयोग्य व्यक्ति के द्वारा और कुशल व्यक्ति के द्वारा जो अलग ही जो राजवंश की स्थापना कर दी जाती है अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा, जिनके द्वारा 1493 ईस्वी से लेकर 1519 ईस्वी तक शासन किया जाता है। इस नए राजवंश की नींव इनके द्वारा डाली जाती है, और ये मुगल काल तक निरंतर चलता रहता है। इस राजवंश के शासकों के द्वारा 50 वर्षों तक शासन किया जाता है। और इस अलाउद्दीन हुसैन शाह की अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन हुसैन शाह जो बंगाल के अंदर जितने भी मुस्लिम शासक बने, उन मुस्लिम शासकों में सबसे योग्य विद्वान व्यक्ति ये था। इसकी बात करें सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति ये देखने को मिलता है। और इसके द्वारा जो अबिसिनियाई गुलामों जो बारबकशाह के समय जिनका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, उन गुलामों को यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, किसके द्वारा? अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। ये जो बंगाल के शासकों के द्वारा, और अलाउद्दीन हुसैन शाह और इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके द्वारा जो बंगाल में काफ़ी जो अच्छे तरीके से शासन किया गया, और इनके द्वारा कई कार्य करवाया गया जिनका उल्लेख भी हम आगे की क्लास में करेंगे। तो विद्यार्थियों, मूलतः जो आज हमने अध्ययन किया है, जो
कल की क्लास में हमने गणेश और जादू तक पढ़ लिया था। तो बंगाल के जो शासकों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और सिकंदर शाह के द्वारा बंगाल में जो इलियास वंश की स्थापना गई थी, और उसके पश्चात हाजी इलियास के द्वारा जो इलियास वंश की स्थापना की गई थी, और उसके पश्चात जो सिकंदर शाह उसके उत्तराधिकारी होते, और उसके पश्चात कई शासकों के द्वारा शासन किया जाता है, जिनमें अगर गयासुद्दीन आजम शाह का भी नाम ले सकते हैं हम, सैफुद्दीन इज्म शाह जो मैंने आपको लिखा है। सैफुद्दीन इज्म शाह के पश्चात अगर बात करें तो गणेश नाम के हिंदू जमींदार के द्वारा काफ़ी जो प्रशासनिक राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है इज्म शाह के पश्चात, और वह सुल्तान बन जाता है। और गणेश के द्वारा अपने पुत्र जादू के लिए जो अपनी गद्दी का त्याग कर दिया जाता है, जादू के पक्ष में जो सिंहासन त्याग दिया जाता है गणेश के द्वारा, और जादू के द्वारा जो जलालुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से वह गद्दी पर बैठता है, और उसके द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है। उसके पश्चात 2-3 निर्बल शासक होते हैं। उनके पश्चात बात करें तो नासिरुद्दीन जो हाजी इलियास के पुत्र होते हैं, ये पुनः शासक बन जाते हैं, जो 1443 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है। निरंतर इसी क्रम में बात की जाए तो हाजी इलियास के पश्चात बारबक शाह होते हैं। बारबक शाह के द्वारा इनके समय में विशेष उल्लेखनीय बात की जाए तो ये जो कृतिवास द्वारा बनाई गई, जो कृतिवास द्वारा रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया जाता है, जो बंगाल की बाइबल कही जाती है, क्योंकि साहित्य को काफ़ी प्रोत्साहन बारबक शाह के द्वारा दिया जाता है। फरिश्ता नाम के इतिहासकार के द्वारा उल्लेख किया गया है कि बारबक शाह के समय जो अबिसिनियाई दास गुलाम है, जो अरबी दास गुलाम है, इनका वर्चस्व बढ़ जाता है, और इनकी संख्या भरपूर मात्रा में इनके पास रहती है, जिनका राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ने के कारण कुछ समय के लिए यहाँ जो दासों और गुलामों जो हबसी है उनका शासन जो बंगाल के सिंहासन पर हो जाता है। बारबक शाह के पश्चात शमसुद्दीन यूसुफ शाह के द्वारा 1474 ईस्वी से 81 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात सिकंदर शाह सेकंड 1481 से 86 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके पश्चात जो बात की जाए, जब एक हबसी गुलाम पुनः सिंहासन पर बैठ जाता है, ये बारबक शाह के समय में जो सक्रिय हुए गुलाम है, जो हबसी अबिसिनियाई गुलाम है, अरबी गुलाम है, इनके द्वारा सिंहासन पर अधिकार कर लिया जाता है, स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। उसके पश्चात सिद्दी बद्र जो हबसी होता है गुलाम, इसके द्वारा 1490 से 93 ईस्वी तक शासन किया जाता है। उसके पश्चात इन अबिसिनियाई जो हबसी गुलाम दासाओं को निष्कासित कर दिया जाता है अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा, और इनके द्वारा एक नए राजवंश की नींव डाल दी जाती है। इस राजवंश के द्वारा जो बंगाल में दीर्घ काल तक 50 वर्षों तक शासन किया जाता है, जब तक मुगल भारत में आते हैं, इसके उत्तराधिकारी शासन करते हैं। और बात की जाए तो ये बंगाल के मुस्लिम शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक, श्रेष्ठ और विद्वान होता है। तो आज की क्लास में हमने मूलतः बंगाल प्रांत का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के तहत, तो इनमें हमारा मूल उद्देश्य जो तुगलक वंश के पतन से लेकर कहाँ तक पढ़ना है इतिहास, तो अपने को जो मुगल काल है, जो बाबर के भारत आगमन तक अपने को बंगाल प्रांत का इतिहास जानना है। और इसमें जो सारांश रूपी जानकारी, इसकी विस्तृत अध्ययन न करके हमें सीमित अध्ययन करना है। तो ये बंगाल के शासक रहे उस समय के दौरान, और कल बाकी बच्चे बंगाल के शासकों के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, और अपने जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप जो प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हुआ उसके माध्यम से अपनी बात पहुँचा सकते हो। और इतिहास विषय से संबंधित कोई और जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हो, मेरे साथ साझा कर सकते हो, और आपके सुझाव भी आमंत्रित है। किसी तरह का सुझाव हो तो आप भेज सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।